लिन युआन ने कृतज्ञतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया और वादा किया कि वह भविष्य में निश्चित रूप से एहसान चुकाएगी, और बिना किसी देरी के वहां से चली गई। चाची चेन दरवाजे के सहारे झुक गईं, लिन युआन की पीछे हटती हुई आकृति को देखते हुए, और अनजाने में आह भर गईं। वह पिछले कुछ दिनों से लिन युआन के घर की कठिनाइयों से अवगत थी, लेकिन अपने बूढ़े आदमी के अत्याचार के कारण वह वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। फिर भी लड़की ने कोई शिकायत नहीं की। उसके बूढ़े आदमी और जूजी को लड़की ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन चाची चेन को हमेशा लगता था कि लिन युआन एक अच्छा लड़का था जो वफादारी और कृतज्ञता से भरा था। जब तक लिन युआन घर वापस आया, तब तक रात का खाना पकाने का समय हो गया था। उसने लिन वेई को गर्म करने के लिए बर्तन में थोड़ा पानी डाला, जबकि उसने एक लकड़ी के बेसिन में मकई का आटा निकाला। इसे कुछ ठंडे पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया, जिसे बाद में उबलते पानी में मिलाया जा सके। दोपहर के भोजन से कुछ जंगली सब्जियां बच गई थीं, जिन्हें उसने साफ किया और काटा ताकि बाद में उन्हें भी उसमें शामिल किया जा सके। जब लिन युआन सब्जियां धो रही थी, तो उसने 3 जंगली बत्तख के अंडे देखे जो उसे सुबह नदी के किनारे मिले थे। उसने उन्हें सावधानी से साफ किया और बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। घर पर 5 लोगों को खिलाने के लिए 3 जंगली बत्तख के अंडे निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं थे। जब वह चिंतित थी, लिन वेई, जो आग पर काबू रख रही थी, अचानक बोली, बड़ी बहन, क्या बर्तन साफ है? दोपहर के भोजन के दौरान मुझे उसकी गंध आती रही। बस बाद में मुझे एक छोटा कटोरा दे देना, ठीक है? मैं उल्टी होने के डर से ज्यादा खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ। लिन युआन हंसी, ये जानते हुए कि उसकी बड़ी बहन संकेत दे रही थी कि वह जंगली बत्तख के अंडे नहीं खाना चाहती थी। लेकिन क्या उसे सचमुच वह बहाना ढूंढना पड़ा? आखिरकार लिन वेई ने दोपहर में सांप का सूप बनाने के बाद बर्तन को कम से कम 3 बार अच्छी तरह से साफ किया था। ये स्वच्छ कैसे न हो सकता है? बड़ी बहन, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे लिए जंगली बत्तख के अंडों से भी ज्यादा स्वादिष्ट कुछ बना पाऊंगी। आप मुझ पर विश्वास करें। लिन वेई ने चूल्हे में लकड़ी का एक और टुकड़ा डाला और खिलखिलाकर बोली, मैंने हमेशा बड़ी बहन की बात पर विश्वास किया है। ठीक है, बड़ी बहन ने कहा था कि हम निश्चित रूप से अपने घर को अलग कर सकते हैं, और आज हमने ऐसा किया। जियो लिनशुंग ने रसोई के दरवाजे से कहा। उसका छोटा चेहरा अभी भी पीला और कमजोर था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। लिन युआन जानता था कि लड़की अलगाव से खुश थी और वह लंबे समय से अपनी मां के साथ इस बारे में बातचीत कर रही थी। बड़ी बहन, मैं भी जंगली बत्तख के अंडों से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ खाना चाहता हूँ। मैं इन्हें खाना नहीं चाहता। लिन युआन और लिन वेई को उम्मीद नहीं थी कि लड़की उनकी बातचीत सुन लेगी। वे उसे ताकतवर बनने के लिए और अधिक खाने के लिए मनाने ही वाले थे, लेकिन छोटी लड़की ने लिन जियाजोंग के स्वर की नकल करते हुए अपना सिर हिलाया और एक ऋषि की तरह कहा, ऋषि कहते हैं, अच्छी चीजें माता पिता के लिए छोड़ देनी चाहिए, और यह भी, श्वांगेर बड़ी बहन है, उसे अपने छोटे भाई के खाने के लिए स्वादिष्ट चीजें छोड़ देनी चाहिए। लड़की लेडी लियू के पेट में पल रहे छोटे भाई के बारे में सोच रही थी। लिन युआन और लिन वेई उसकी हरकतों पर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। बड़ी बहन, है ना? क्या आप अभी भी बड़ी बहन हैं? तो फिर आप कैसे निश्चित रूप से जानते हैं कि यह आपका छोटा भाई है और आपके जैसा कोई और छोटा फूडी नहीं है? जियो लिनशुंग ने गर्व से अपना सिर उठाया और घोषणा की, मैं बस इतना जानती हूँ, माँ के पेट में जो है वह निश्चित रूप से एक भाई है। हंसते हंसते और चिढ़ाते हुए तीनों बहनों ने अपने माता पिता के लिए 3 जंगली बत्तख के अंडे छोड़ने का फैसला किया। लिन युआन को चिंता थी कि वे उन्हें खाने से इनकार कर सकते हैं, इसलिए उसने अंडों को छीलकर बारीक कर दिया ताकि शिकायत की कोई गुंजाइश न रहे, और फिर लिन वेई को उन्हें अंदर लाने को कहा। रात के खाने के बाद जब लिन वेई बर्तन धो रही थी, लिन युआन ने अवसर का लाभ उठाते हुए रसोई से कुछ उपयोगी लकड़ी के टुकड़े उठाए और उन्हें अपने पिता को दिखाने के लिए पूर्वी कमरे में ले जाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वह रसोई घर में गई, उसने महसूस किया कि उसकी आस्तीन खींची जा रही है। पीछे मुड़कर उसने देखा कि कोमल चांदनी से जगमगाती हुई जियाओ लिनशुन गंभीरता से एक एक शब्द बोल रही थी, बड़ी बहन, मुझे लगता है कि आप हमारे गांव की सबसे सुंदर लड़की हैं। तुम सबसे सुंदर हो। ये कहने के बाद उसने हाँ में सिर हिलाया। लिन युआन आज लिन सियू के साथ हुई अपनी मुलाकात को याद करके आश्चर्यचकित हो गई, और उसे एहसास हुआ कि लड़की ने उसे सांत्वना देने के लिए जल्दबाजी की होगी, क्योंकि उसे चिंता थी कि कहीं वह आहत और हीन महसूस न करे। ये सोचकर कि कैसे छोटी लड़की पूरे दिन इस बात को लेकर परेशान और व्यथित रही थी, उसके दिल में गर्मजोशी भर गई। उसने प्यार से उसके सिर को छुआ और गंभीरता से कहा, हम बड़ी बहन सबसे सुंदर लड़की है, और फिर जियाओ शुआंगशुंग सबसे सुंदर है। जियो लिनशुंग को खुश करने के लिए जो कहा गया था, उसने आश्चर्यजनक रूप से उसके सिर को खड़खड़ाते हुए ढोल की तरह हिला दिया। नहीं नहीं, उसके बाद ये दूसरी बहन है, और फिर जियो शुआंगशुंग है। लिन युआन उसकी गंभीरता पर अपनी हंसी नहीं रोक सकी, और वह लकड़ी जो उसने अपनी बाहों में पकड़ी हुई थी फर्श पर गिर गई, और वह भी उसके साथ हंसने लगी। प्राचीन शामें अब जैसी नहीं थीं। बिजली के बिना सब कुछ मोम या मिट्टी के तेल के लैंप पर निर्भर रहना पड़ता था।
लिन युआन के घर में मिट्टी के तेल का लैंप तो था, लेकिन उसका तेल खत्म हो गया था। पिछले महीने लेडी लियू ने दादी लेडी यांग द्वारा सौंपी गई कढ़ाई को पूरा करने के लिए कई रातें जागकर बिताई थीं, तथा बचे हुए तेल का भी उपयोग किया था। इस प्रकार पिछले कुछ दिनों से परिवार जल्दी खाना खाकर जल्दी सो जाता था। हालांकि लिन युआन को पैटर्न बनाने की जल्दी थी, इसलिए कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसे लैन हुआ के घर पर अपनी किस्मत आजमानी पड़ी। ये सुनकर कि वह उस शाम चित्र बनाने के लिए प्रकाश का उपयोग करने वाली थी, उत्सुक लैन हुआ ने उसे एक तरफ खींच लिया और उससे काफ़ी देर तक पूछताछ की। लिन युआन को ये गर्मजोशी से भरी और सीधी सादी लड़की बहुत पसंद आए, और उसने सोचा कि अगर उसके मूनकेक वास्तव में चल निकले तो उसे वास्तव में मदद की ज़रूरत होगी, इसलिए उसने अपनी योजना विस्तार से साझा की। लैन हुआ जितना अधिक सुनती, उसकी आंखें उतनी ही चमकदार होती गईं, और उसने तुरंत लिन युआन की मूनकेक टीम में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। चाची वांग ने दोनों बहनों को देखकर लिन युआन को घर में मौजूद मोमबत्ती के मोम का एकमात्र टुकड़ा हंसते हुए दे दिया। मोमबत्तियां उनके घर में बने दीपक के तेल की तुलना में कहीं अधिक चमकदार थीं, सिर्फ एक स्तर से नहीं। मूल रूप से लिन युआन को केवल थोड़ा सा दीपक तेल चाहिए था और उसने मोमबत्तियों की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की थी। अब जब चाची वांग ने उनके पास मौजूद एकमात्र मोम की पेशकश की थी और उनके और उनकी बेटी के समर्थन से लिन युआन को और भी अधिक प्रेरणा महसूस हुई और घर पहुंचते ही वह काम पर लग गई। लिन वेई और अन्य भी उत्साहित होकर काम के चारों ओर इकट्ठे हुए थे, छोटी मेज पर झुककर अपनी सबसे बड़ी बहन को ध्यान से गोल या चौकोर पैटर्न बनाते हुए देख रहे थे, और किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। एक बेहतर शेफ बनने के लिए लिन युआन ने अपने पिछले जीवन में पेस्ट्री सीखने में बहुत प्रयास किया था। वह बधाईगिरी नहीं जानती थी और उसे बस याद रखे गए विभिन्न आकार और आकृति के मूनकेक बनाने थे। हालांकि लिन युआन ने पाककला में विशेषज्ञता का दावा करने का साहस किया, लेकिन वह चित्रकारी में कुशल नहीं थी। उसके द्वारा बनाए गए धारीदार पैटर्न को मूलतः समझा जा सकता था, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। सौभाग्य से लिन जियाक्सिन एक असाधारण बढ़ई था, जो न केवल बधाईगिरी में बल्कि नक्काशी में भी कुशल था। मेजों और अलमारियों जैसे फर्नीचर को नक्काशीदार पैटर्न से सजाया जाना आवश्यक था, जिससे इस तरह की बधाईगिरी अधिक बाजार योग्य हो गई। पहले वह दूसरों से अपने लिए पैटर्न बनवाते थे, लेकिन कई वर्षों के बाद उन्होंने बिना किसी मार्गदर्शक के भी जटिल पैटर्न बनाने के अपने कौशल को निखार लिया था। इसलिए लिन युआन को केवल मूनकेक के सांचों के लिए एक मोटी रूपरेखा प्रदान करने की आवश्यकता थी, और उनकी सतहों पर पैटर्न के लिए उसने बस रूपरेखा तैयार की और उनके बगल में विचार लिखे। थोड़े ही समय में लिन युआन ने 1 दर्जन से अधिक शैलियाँ बना लीं। उसने 2 प्रकार के मूनकेक बनाने की योजना बनाई, एक प्रकार जिसकी सतह पर आकृतियाँ होंगी जैसे बादल या रेखाएं जो सौभाग्य का प्रतीक हैं, और दूसरा जिसकी सतह पर अक्षर होंगे। उन्होंने प्रत्येक प्रकार के बड़े और छोटे रूप भी बनाए। बड़े वाले अधिक किफ़ायती थे, लेकिन छोटे वाले अधिक उत्तम दिखते थे। उनका मानना था कि यदि स्वाद अच्छा और दिखने में आकर्षक होगा तो बहुत से लोग उन्हें खरीदने के लिए तैयार होंगे। जहां तक मूनकेक पर अक्षर उकेरने की बात है तो लिन युआन ने कई प्रकार के बदलाव किए। उसने उन्हें 2 प्रकारों में विभाजित किया, एक जिसमें एक ही अक्षर हो जैसे भाग्य, समृद्धि या दीर्घायु, और दूसरा जिसमें कई अक्षर समाहित हो सकते थे जैसे पूरी तरह खिले हुए फूल और अपनी चरम चमक पर चांद, पुनर्मिलन या पूर्णता जैसे वाक्यांश। लेकिन ज्यादा अक्षर होने का मतलब था लिन जियाक्सिन की नक्काशी और लिन युआन के पाक कला कौशल के लिए एक बड़ी चुनौती। अगर नक्काशी या पाक कला ठीक से न की गई होती तो अक्षर आसानी से आपस में धुंधले हो सकते थे। इसलिए उन्होंने चरित्र उत्कीर्णित मूनकेक को छोटे आकार में न बनाकर केवल बड़े आकार में बनाने का निर्णय लिया। ये देखकर कि उसकी सबसे बड़ी बहन ने पैटर्न बनाना समाप्त कर दिया है, जियो लिनशून खिलखिलाते हुए उसके पास आए और अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए पूछा, बड़ी बहन, क्या ये तैयार है? आप ये मूनकेक कब बना सकते हैं? मैं अब इन्हें खाना चाहता हूँ। लिन वेई ने शरारत से अपनी छोटी बहन के माथे पर हाथ फेरा और अपना मुंह ढकते हुए हंसी, तुम छोटी पेटू हमेशा खाने के बारे में सोचती रहती हो। डिज़ाइन तैयार करने के बाद लिन युआन काफ़ी खुश हुई, लेकिन जियो लिनशून की बातें सुनकर उसे अचानक एक समस्या का एहसास हुआ, वह इन मूनकेक्स को कैसे बनाएगी। जब वह मूनकेक बनाती थी तो उसके पास ओवन होता था, लेकिन अब उसके पास ओवन नहीं है। निश्चित रूप से वह मूनकेक को फ्लैटब्रेड की तरह एक बड़े बर्तन में नहीं पका सकती थी, है ना? शायद वह अपना ओवन स्वयं बना सकती है। लिन वेई और उसकी बहन ने यह नहीं देखा कि उनकी सबसे बड़ी बहन का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने पहले से ही मच्छरों को भगाने के लिए मोक्सा जलाना शुरू कर दिया था और हंसते हुए और खुशी से बातें करते हुए बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रही थीं। हालांकि उस रात उसके कान में मच्छरों की आवाज़ नहीं थी, फिर भी लिन युआन अपना खुद का ओवन बनाने के विचार में व्यस्त थी, इसलिए उसे अच्छी नींद नहीं आई। अगली सुबह अपनी आंखों के नीचे काले घेरे के साथ वह अपने पिता को डिज़ाइन देने गई और पाया कि लिन जियाक्सिन ने पहले ही उसके लिए यह बड़ी समस्या हल कर दी थी।
ओवन के बारे में अपनी बेटी की व्यथा सुनकर लिन जियाक्सिन एक दुर्लभ क्षण के लिए दिल खोलकर हंसे। दाया, ओ दाया, तुमने वास्तव में पूरी रात व्यर्थ ही चिंता की है। जब पिताजी शहर में नौकरी पर थे तो उन्होंने एक दुकान में मूनकेक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक लोहे का बक्सा देखा। इसे बनाना कठिन नहीं है। बाद में मैं भाई यशुवान को शहर के लोहार के पास ले चलूंगा। पिताजी के वहाँ ओल्ड आयरन हेड के साथ कुछ संबंध हैं, इसमें अधिकतम 2 टैल चांदी ही खर्च होगी। हमारा परिवार अब निश्चित रूप से इसे वहन कर सकता है। लिन जियाक्सिन ने जिन 2 टैल चांदी की बात की थी वे निश्चित रूप से वही 2 टैल चांदी थीं जो उन्हें लेडी यांग से मिली थी जब उन्होंने कल परिवार की संपत्ति का बंटवारा किया था। लिन युआन ने कल शहर जाकर गोजी बेरी बेचने की योजना बनाई और यदि उसे कोई पारखी मिल गया तो वह उन्हें 2 टैल चांदी में बेच सकती थी। इसके अलावा वह शहर के सबसे अच्छे रेस्तरां में जाना चाहती थी। उसके पास पाक कला का बहुत अच्छा कौशल था, लेकिन उसके पास उसका उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं थी। यदि रेस्तरां मालिक विवेकशील होता तो वह इस विदेशी दुनिया में अपना पुराना व्यापार फिर से शुरू कर सकती थी। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट कौन सा है? लिन जियाक्सिन को अक्सर शहर से काम मिलता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ऐसे मामलों के बारे में जानता था। सबसे बड़ा रेस्तरां निश्चित रूप से फूमन बिल्डिंग है, जो मुख्य सड़क पर सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है। पिताजी ने तो पहले उनके लिए कुर्सियां भी बनाई थीं। जैसे ही उन्होंने अपने बधाईगिरी कौशल का जिक्र किया, उनकी आंखों में एक अटूट चमक और गर्व की चमक आ गई। फूमन बिल्डिंग के लिए कुर्सियां बनाना ऐसा काम था जो शहर के बढ़ई भी नहीं कर पाते थे। वास्तव में पिताजी, क्या आप जानते हैं कि क्या वे महिला रसोइयों को नियुक्त करते हैं? लिन युआन अपने पिता की क्षमताओं पर आश्चर्यचकित हुई। उसने जल्दी से पूछा कि उसे सबसे अधिक क्या चिंता है। महिला शेफ। लिन जियाक्सिन ने अपना सिर हिलाया। आप एक महिला को शेफ के रूप में काम करते हुए कहाँ पाएंगे? अगर कोई होगा भी तो बड़े बड़े घरों में युवतियों के लिए निजी तौर पर खाना बनाते होंगे, रेस्टोरेंट में नहीं। लिन युआन समझ गया। इस युग में धनी परिवारों की महिलाओं को सार्वजनिक रूप से सामने आने की अनुमति नहीं थी और उनके जैसे छोटे घरों की महिलाओं को अपना पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उनके पास पाक कला कौशल सीखने का साधन कैसे होगा? गांव की महिलाएं अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए कपड़े धोने, मरम्मत करने या कढ़ाई करने जैसे कामों पर निर्भर रहती थीं, ठीक उसी तरह जैसे उनकी माँ लेडी लियू कभी कभी कढ़ाई किए हुए रुमाल बेचती थीं। ऐसा लग रहा था कि रेस्तरां में महिला शेफ बनने का उनका रास्ता एक और बंद रास्ता था। लिन युआन एक पल के लिए उदास हो गया, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया। यदि रेस्तरां उसे नौकरी पर नहीं रखता तो वह अपना रेस्तरां क्यों नहीं खोल सकती? अपने पिछले जीवन में उसने अपना छोटा सा भोजनालय शुरू करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करने का सपना देखा था। अब जब अवसर आ गया था तो वह इसका लाभ कैसे न उठा सकती थी? हालांकि रेस्तरां खोलने के लिए आवश्यक पूंजी काफ़ी अधिक थी। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ उसे स्थिर तरीके से पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करना था। नाश्ते के बाद लिन युआन ने अच्छे मौसम का फायदा उठाते हुए जल्दी से गोजी बेरी की 2 टोकरियां सुखाने के लिए निकाली और अपनी 2 छोटी बहनों को खरगोशों के लिए कुछ कोमल घास चुनने का निर्देश दिया। फिर वह लिन यशुवान के घर गई और उससे अगले दिन लोहार की दुकान पर साथ जाने के बारे में बात की। चून की पिताजी ने बताया था कि लोहार की दुकान पर मूनकेक पकाने के लिए एक ओवन है, इसलिए उसे कल जब वह गोजी बेरी बेचने के लिए शहर जाएगी तो उसे एक ओवन बुक करवाना होगा। उन्हें यह निश्चित नहीं था कि वर्तमान स्तर की कारीगरी के साथ एक ओवन को तैयार करने में कितने दिन लगेंगे, तथा मध्य शरद ऋतु महोत्सव तक आधे महीने से भी कम समय बचा था, इसलिए उन्हें बेचने के लिए पहले से ही उन्हें बनाना था, इसलिए समय की कमी थी। भाभी गुइजी, क्या आप व्यस्त हैं? लिन युआन जानती थी कि भाई यशुवान सुबह सुबह काम पर निकल गए होंगे, इसलिए जब वह लिन यशुवान के गेट में दाखिल हुई और उसकी पत्नी फैंग गुइजी को तिल के डंठलों के ढेर को साफ करते देखा, जबकि उसकी सास अपने पोते को बाजरे के आटे का दलिया खिला रही थी, तो वह उसके पास गई। लिन युआन की पुकार सुनकर फैंग गुइजी ने अपना काम छोड़ दिया और मुस्कुराई। युवान, तुम यहाँ हो? क्या तुमने अभी तक खाना खाया है? लिन युआन ने सिर हिलाया, तीसरी चाची का अभिवादन किया, थोड़ी देर के लिए जियोशितो के साथ खेला और फिर पूछा, भाभी गुइजी, क्या मेरा भाई यशुआन काम पर गया है? हाँ, आपके भाई यशुआन ने शहर में किसी के लिए कुर्सियां बनाने का काम लिया है, फैंग गुइजी ने कहा और उसने लिन युआन के बैठने के लिए एक छोटा स्टूल आगे बढ़ाया। चूंकि भाई यशुआन पहले लिन जियाक्सिन के साथ काम करते थे, इसलिए वह आमतौर पर हर महीने परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चांदी कमा लेते थे, इसलिए वह और उनकी पत्नी लिन युआन के प्रति विशेष रूप से दयालु थे। यहाँ तक कि बड़ी तीसरी चाची भी केवल अपनी आंखों से देखी बातों पर ही विश्वास करती थीं और गांव की गपशप करने वाली महिलाओं पर कभी ध्यान नहीं देती थीं। जियोशितो ने अपने बाजरे के आटे के दलिया का आखिरी निवाला निगल लिया, अपना छोटा सा मुंह पोंछा और लिन युआन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बहन युआन, क्या जियो याया घर पर है? क्या मैं उसके साथ खेलने जा सकता हूँ?
जियो शितो जियो लिनशुंग से 1 वर्ष बड़ा था, लेकिन लिन इरशुआन और उसकी पत्नी ने उसे बचपन से ही संरक्षण दिया था, और दादी के अपने पोते पर लाड़ प्यार के कारण वह लिन शुआंग से कहीं अधिक मजबूत और लंबा हो गया था। वह और एरिया मेरे घर के बगल में छोटे से गड्ढे में खरगोशों के लिए घास खींच रही हैं। एरिया लिन वेई थी और जियो याया स्वाभाविक रूप से जियो लिनशुंग थी। ये उपनाम लिन जियाक्सिन ने स्वयं दिए थे, लेकिन केवल उनके परिवार के करीबी लोग ही उन्हें इस नाम से पुकारते थे। फैंग गुइजी की अनुमति से जियो शितो पिंजरे से बाहर निकले हुए चूजे की तरह भाग गया। गांव में बच्चों का पालन पोषण सामान्यतः खुले वातावरण में होता था, और चून की लिन युआन ने जिस छोटे से गड्ढे का उल्लेख किया था उसमें लगभग पानी नहीं था और उससे कोई खतरा भी नहीं था, इसलिए तीसरी चाची ने उसे वहां जाने की अनुमति दे दी। उसने बर्तन धोने का काम पूरा किया और फिर तिल के डंठलों को व्यवस्थित करना जारी रखा। लिन युआन ने भी मुट्ठी भर तिल उठाए और मदद करने के लिए उन्हें नीचे गिराना शुरू कर दिया। भाभी, मैं कल शहर की लोहार की दुकान पर जाना चाहता हूँ। मैंने पिताजी से सुना है कि भाई इरशुआन ओल्ड आयरन हेड को जानते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि भाई इरशुआन मुझे रास्ता दिखाएं। ज़रूर, जब वह वापस आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। फैंग गुइजी ने उत्तर दिया। ऐसा हुआ कि आपके भाई इरशुआन को भी कल काम के लिए शहर जाना है। लिन युआन ने सिर हिलाया। फैंग गुइजी के परिवार के साथ रहना उसे इसलिए पसंद था क्योंकि वे कभी दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते थे। हालांकि उसने लगभग इसका उल्लेख कर ही दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया, और न तो भाभी गुइजी और न ही तीसरी चाची ने उससे पूछा कि वह लोहार की दुकान पर क्यों जाना चाहती थी। जमीन पर तिल के डंठलों के ढेर को देखकर लिन युआन कुछ उलझन में पड़ गया। उनकी जानकारी के अनुसार यहाँ के लोग आमतौर पर तिल का तेल नहीं खा पाते क्योंकि तिल से इसका उत्पादन बहुत महंगा है। केवल बड़े धनी परिवार ही, जो अपने भोजन के प्रति विशेष सचेत रहते थे, खाने के लिए तिल का तेल खरीदते थे। तो फिर आंटी गुइजी का परिवार इतना अधिक तिल क्यों उगा रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वे इसे बेचना चाहते थे? लिन युआन ने इसके बारे में सोचा और पूछने का फैसला किया। तीसरी चाची ने गहरी सांस ली, उनके चेहरे पर चिंता का भाव था, और फैंग गुइजी ने सांस छोड़ते हुए कहा, आपके भाई इरशुआन ने शहर में अन्य लोगों से सुना है कि कुछ अमीर घराने तेल निकालने के लिए तिल खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन किसी तरह इस साल जब तक हमने अपनी फसल काटी तब तक कोई भी नहीं खरीद रहा था। अगले साल हम निश्चित रूप से इसे फिर से नहीं लगा सकेंगे। ये महंगा है और इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है। ये तिल केवल घर पर ही बैठ सकते थे और वे कई महीनों से बैठे थे, बुरी तरह सूख रहे थे। लिन युआन ने इन तिलों को देखा और बचपन से ही अपने पसंदीदा नाश्ते को याद किया जब वह अपनी दादी के घर पर रहती थी, जो तिल का नमक था। भुने हुए तिलों को नमक के साथ मिलाकर पीस लिया जाता था। नूडल्स के साथ एक चम्मच खाने से एक अनोखी खुशबू आती है। भाभी, अगर ये तिल कोई नहीं लेगा तो क्यों न हम खुद ही खा लें? चाची सान ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, उन्हें खुद खाएं। मैं हर बार शियाओ शितो के भोजन में कुछ तिल मिलाता रहा हूं, लेकिन अब बच्चा उन्हें देखकर ऊब गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर तिल होंगे तो वे नहीं खाएंगे। हाय, कोई व्यक्ति भोजन की सराहना कैसे कर सकता है जो कभी भूखा नहीं रहा? ऐसा लग रहा था कि हर दिन तिल खाने से जियाओ शितो भी थक गया था। हालांकि भोजन के दौरान लिन युआन ने देखा कि बीज पके हुए लग रहे थे, जिसका स्वाद निश्चित रूप से बहुत कम होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बच्चे को वे पसंद नहीं आए। चाची, मेरे पास ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि जियाओ शितो उन्हें पसंद करेगा। जब भोजन की बात आई तो लिन युआन उत्साहित थी। ऐसा लग रहा था कि उसका असली आह्वान उसे बुला रहा था। तिल को साफ करें और फिर उन्हें एक बड़े बर्तन में बिना कुछ डाले, यहाँ तक कि तेल भी डाले, भून लें। एक बार पक जाने पर वे स्वयं ही अच्छी खुशबू छोड़ देंगे। जब वे ठंडे हो जाएं, तो थोड़ा नमक डालें और बेलन की सहायता से तिल और नमक को बारीक पीस लें। जब आप इसे अपने भोजन में एक चम्मच डालते हैं तो यह अविश्वसनीय रूप से सुगंधित हो जाता है। लिन युआन को उत्साह से बात करते हुए देखकर फैंग गुइजी और उसकी सास को ऐसा लगा जैसे वे पहले से ही तिल की गंध सूंघ सकती हैं, और चाची सैन मुस्कुराईं, क्या ये वास्तव में इतना सुगंधित है? तो फिर मुझे आज दोपहर को कुछ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि फैंग गुइजी एक तेज बुद्धि वाली महिला थी। आंखों में चमक के साथ उसने फुसफुसाते हुए कहा, अरे युवान, मैंने इसे खाने का ये तरीका पहले कभी नहीं सुना। यदि यह वास्तव में उतना ही सुगंधित है जितना आप कह रहे हैं, तो हम इसका एक बैच बना सकते हैं और इसे शहर में बेच सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? लिन युआन ने आंतरिक रूप से फैंग गुइजी की व्यावसायिक कौशलता और व्यवहारिकता की प्रशंसा की। यद्यपि तिल के नमक का विचार लिन युआन से उत्पन्न हुआ था, लेकिन ये फैंग गुइजी के अपने परिवार का तिल था। भले ही वह इसे बेचने के लिए ले गई हो, इसका लिन युआन से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी फैंग गुइजी ने पहले उसकी राय पूछी थी। वास्तव में वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो पैसों के लिए दूसरों की उपेक्षा करे। भाभी, तिल का नमक स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन अगर हम इसे बेचेंगे तो शायद ज्यादा मुनाफा न हो।
जैसे ही लिन युआन ने तिल का नमक बेचने के बारे में सोचा, उसे अचानक अपने पिछले जीवन का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड लियांगपी याद आ गया, जो आमतौर पर तिल के पेस्ट से बनाया जाता है। वर्तमान में उनके पास तिल का पेस्ट पीसने की सुविधा नहीं थी, लेकिन एक चम्मच तिल का नमक डालने से समान प्रभाव प्राप्त हो जाता था। इससे पहले कि लिन युआन अपने विचार साझा कर पाती, फैंग गुइजी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैं चांदी की संभावना से अंधी हो गई हूँ। बड़े परिवार भी इन तिलों को नहीं चाहते, कौन सा साधारण परिवार इन पर खर्च करने को तैयार होगा? युवान प्रिय, आप नहीं जानते, आपके पिता की घटना के बाद से आपके भाई यशुवान और अन्य लोगों के लिए काम आसान नहीं रहा है। उनके पास आपके पिता जैसा कौशल नहीं है, वे कुर्सी और स्टूल के साधारण काम से ही मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। लेकिन नए साल के बाद जियाओ शितोह 7 साल का हो जाएगा और उसे स्कूल जाना होगा। चांदी के बिना हम ट्यूशन फीस कैसे चुकाएंगे? अपनी भाभी से यह बात सुनकर लिन युआन ने भी अपनी छोटी बहनों की स्कूली शिक्षा के बारे में सोचा और कहा कि उसकी मां को उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उसे पैसा कमाने के तरीके ढूंढने थे, और वह भी जल्दी से। भाभी, मेरी बात सुनो। हालांकि हम तिल के नमक से पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन मैंने पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका सोचा है, लेकिन ये थोड़ा थकाऊ है। जिस क्षण फैंग गुइजी ने सुना कि वे पैसा कमा सकते हैं, उसकी आंखें चमक उठीं। थक गए? इसमें डरने की क्या बात है? क्या हम देहाती लोग इसे जीवन कह सकते हैं, अगर हम थोड़ी सी मेहनत से भी डरते हैं? बिल्कुल, मैं बच्चे पर नज़र रखूंगा। आप दोनों चिंता मत करो। चाची सैन अपने पोते की शिक्षा को देखते हुए स्वाभाविक रूप से सहायक थीं। लिन युआन ने फिर संक्षेप में लियांगपी बनाने की अवधारणा को समझाया, लेकिन क्या ये साकार हो सकता है, यह उसे अगले दिन शहर से लौटने के बाद ही पता चलेगा। फैंग गुइजी ने तुरंत खुशी से सहमति व्यक्त की, और यहाँ तक कि लिन युआन के हाथों में तिल से भरा एक बड़ा कटोरा भी थमा दिया और उसे वापस आने पर अपनी बहनों के लिए कुछ तिल का नमक बनाने के लिए कहा। फैंग गुइजी बहुत ईमानदार था और बड़ा कटोरा तिल से भरा हुआ था। वह घर तक सावधानी से चली, उसे डर था कि अगर वह बहुत तेज चली तो बीज गिर सकते हैं। घर पहुंचकर उसने जल्दी से तिलों को अपने कटोरे में डाल लिया, और अपने माता पिता से पूछने पर उसे पता चला कि लिन वेई बहनें खरपतवार उखाड़ने से वापस नहीं लौटी थीं। ये सोचकर कि जियो शितोह उनके साथ ही होगा, उसने अपनी नंद गुइजी का कटोरा लिया और दरवाजे से बाहर चली गई, ताकि जियो शितोह उसे अपने साथ वापस ला सके, जिससे उसे एक और यात्रा से बचना पड़ा। जिस स्थान पर लिन वेई बहनें खरपतवार निकालने जाती थीं, वह उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, जहां पहले एक गड्ढा था। गर्मियों में भारी बारिश के कारण धीरे धीरे पानी इकट्ठा हो गया था, और पानी के साथ ही उसके चारों ओर जंगली घास भी लगातार बढ़ने लगी थी। यद्यपि पोखर में कोई मछली नहीं थी, फिर भी गर्मियों में यह मेंढकों के लिए आश्रय स्थल था, और फैंग गुइजी ने कल रात मेंढकों की टर्राहट भी सुनी थी। यह मेंढकों के अंडे देने का मौसम था, और वे पानी और घास वाले स्थानों पर इकट्ठा होना पसंद करते थे। लिन युआन पहले तो अपने हाथ में तिल के बीज रखने में इतनी व्यस्त थी कि उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह पोखर के पास पहुंची तो उसने महसूस किया कि वहां काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये सोचकर कि उसकी बहनें आसपास ही होंगी, उसने अपनी गति बढ़ा दी। फिर भी उनके पास पहुंचने से पहले ही उसने जियाओ शितोह को चिंतित होकर चिल्लाते हुए सुना, चाची, आप वास्तव में गलत हैं। ये सिस्टर एरिया नहीं थी जिसने सिस्टर जियाओहे को नीचे धक्का दिया था, वह खुद गिरी थी, मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। तुम छोटी बदमाश हो, हमेशा कोहनी को बाहर की ओर मोड़ती हो। क्या तुम ये भी नहीं देखते कि तुम्हारी असली बहन कौन है? इतने स्नेह से सिस्टर एरिया पुकारने से जो कोई भी बेहतर नहीं जानता, वह यही सोचेगा कि वह आपकी खून की बहन है। हम्फ, लेडी चेन की कर्कश आवाज़ फिर से उठी, टूटे हुए घंटे की तरह भौंकते हुए। हालांकि लिन युआन ने अब स्पष्ट रूप से सुना और देखा, जियोहे की पैंट कीचड़ में ढकी हुई थी। ये वही होगी जो गलती से पोखर में गिर गई होगी। लिन वेई का चेहरा लाल हो गया, उसने जियो लिनशून का हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था, जब तक कि वह घबराहट से पीला नहीं पड़ गया। लेकिन जियो लिनशून ने लेडी चेन को गुस्से से घूरा और चिल्लाया, ये हमारी गलती नहीं है, जियो ही अनाड़ी है। वह केवल एक खरपतवार उखाड़ने मात्र से ही पानी में गिर सकती थी। यदि मेरी दूसरी बहन का दयालु हाथ न होता तो वह अब तक पूरी तरह भीग चुकी होती। और तुम चमगादड़ की तरह अंधे यहाँ चिल्ला रहे हो और लोगों को धमका रहे हो। तुम छोटे बच्चे, तुमने मुझे अंधा कहने की हिम्मत की। अच्छा, अपनी बड़ी बहन की तरह तुम दोनों भी बेशर्म, बेकार उपद्रवी हो। मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। लेडी चेन, जो लगभग 30 वर्ष की महिला थी, को एक 5 वर्षीय बच्चे ने अंधा कहकर अपमानित किया, और क्रोधित होकर उन्होंने अपनी बेटी को धक्का देकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आस्तीनें चढ़ाकर हमला करने के लिए तैयार हो गईं। ठीक है, ये सब बेकार की परेशानियां हैं। खासकर वह छोटी आपदा सितारा, उसने दादाजी और दादी को फिर से बीमार कर दिया है। बिना देखे लिन युआन जान गया कि वह बैकअप आवाज़ किसकी थी, लेकिन इस समय वह उस स्मरण शक्ति की कमी वाले व्यक्ति की चिंता नहीं कर सकती थी, उसे पहले अपनी बहन की रक्षा करनी थी।
अचानक लिन युआन आगे बढ़ा और उसने लेडी चेन की पिंडली पर एक लात मारी। ओह, मेरा पैर, मेरा पैर! लेडी चेन दर्द से चिल्लाई। दूसरों पर हमला करना भूलकर वह झुकी और अपने पैर को पकड़ लिया, चीखने लगी। अपनी बड़ी बहन को आते देख जियो लिनशुन ने तुरंत अपनी पीठ सीधी कर ली। केवल 5 वर्ष की होने के कारण वह कुछ डरी हुई थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन के साथ अचानक उसे किसी चीज़ का डर नहीं रहा और वह ताली बजाने और जयकार करने लगी। आप लिटिल डिजास्टर स्टार, आपका पूरा परिवार बेकार उपद्रवी है, यहाँ तक कि आपकी माँ के पेट में बच्चा भी एक उपद्रव है, आप सभी बस मरने का इंतजार करते हैं। लेडी चेन ने स्पष्ट रूप से लात के बावजूद अपना सबक नहीं सीखा था और जैसे ही उसने लिन युआन को देखा, उसने फिर से अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया। लिन युआन को यह बात नापसंद थी जब कोई उसके परिवार के बारे में बुरा बोलता था। जैसे ही वह शियाओ शितोहू के पास से गुजरी, उसने जल्दी से कटोरा उसके हाथों में थमा दिया, फिर लेडी चेन के बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया और जोर से खींच दिया। लेडी चेन को अपने सिर में दर्द और सुन्नता महसूस हुई और लिन युआन के खिंचाव से वह अनैच्छिक रूप से जमीन पर गिर गई। यह इसका अंत नहीं था। लिन युआन लेडी चेन के ऊपर सवार हो गया, एक हाथ से उसके बालों को कसकर पकड़े हुए और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर कई बार थप्पड़ मारता रहा, जब तक कि लेडी चेन को इतना दर्द नहीं हुआ कि वह गाली भी न दे सके, केवल आह 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 कहकर विलाप करती रही। लेकिन लिन युआन अभी संतुष्ट नहीं था। उसने मुट्ठी भर घास उठाए और उसे लेडी चेन के चिल्लाते हुए मुंह में ठूंस दिया। एक मुट्ठी भर पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने एक और मुट्ठी ली और उसे भी उसमें भर दिया। ऐसा करते हुए उसने डांटते हुए कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि गंदगी कैसे थूकी जाती है, गंदगी कैसे थूकी जाती है। बेकार का उपद्रव, असली उपद्रव तो तुम हो। अपनी बेटी जियो को मत भूलना, वह भी एक लड़की है। और यहाँ आप दूसरों को कोस रहे हैं, आपको 8 साल में कोई बच्चा नहीं हुआ, आप ही मरने वाले हैं। घर पर पिटने का यही फल है तुम्हें। चेन की बेटी जियो हे, जो घर से बाहर निकलते समय हमेशा अपना सिर नीचे रखती थी, ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं, लिन युआन के प्रति कोई नाराजगी नहीं दिखा रही थी। जैसे ही लिन युआन ने अपने मुंह में घास भरी, वह तब तक गालियां देती रही जब तक कि लेडी चेन के मुंह में घास भरने से उसका हाथ थोड़ा दर्द करने लगा, लेकिन वह तुरंत उससे दूर नहीं हुई। अभी भी एक हाथ से अपने बालों को पकड़े हुए उसने क्रूरतापूर्वक धमकी दी, जियाओ हे की माँ, तुम मेरी बात सुनो। तुम घर पर अपनी बेटी को पीट सकते हो और मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने लिन युआन के घर में किसी पर उंगली उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मछलियों को खिलाने के लिए नदी में फेंक दूंगा। हालांकि इस बार लिन युआन के हाथ में रसोई का चाकू नहीं था और उसने उसे चाकू से काटने की धमकी भी नहीं दी थी, लेकिन लेडी चेन पहले से ही भयभीत थी। वह अपने मुंह में रखी घास को थूकने की हिम्मत नहीं कर सकी, केवल दुखी होकर सिर हिलाती रही। उसकी आंखें लाल हो गईं। तभी लिन युआन ने अपने बाल छोड़ दिए और फुर्ती से उछल पड़ी। लेडी चेन अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपनी बेटी को घसीट कर ले गईं। लिन युआन ने फिर ठंडी निगाहों से दर्शकों की भीड़ को देखा, जिनमें से अधिकांश गांव के गपशप करने वाले लोग थे और स्वाभाविक रूप से उनमें उसकी अपनी चाची भी शामिल थीं। मैंने अभी जो शब्द कहे हैं वे केवल जियाओ हे की मां के लिए नहीं हैं। अगर भविष्य में किसी ने मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं रसोई का चाकू लेकर उनके घर जाऊंगा और उनका हाथ काट दूंगा। जो महिलाएं गपशप करने के लिए उत्सुक थीं, उन्हें अचानक अपनी कलाइयों में ऐंठन जैसा दर्द महसूस हुआ और वे जल्दी से वहां से चली गईं। लिन युआन ने भीड़ के बीच लेडी माँ को घूरते हुए इत्मीनान से कहा, चाची, कृपया ये संदेश मेरी तीसरी चाची तक ले जाए। अगर वह फिर से मेरी बहनों को चोट पहुंचाने के बारे में सोचने की हिम्मत करती है तो मैं जो करूंगा वह सिर्फ उसे पीटने जितना आसान नहीं होगा। लेडी माँ लिन युआन द्वारा अचानक अपने नाम का उल्लेख सुनकर डर गईं और सोचा कि लिन युआन ने उनकी पिछली गपशप सुन ली है, इसलिए उनके पसीने छूट गए। लेकिन लिन युआन के शब्दों को सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि वे उसके लिए नहीं थे। उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की और संदेश को आगे बढ़ाने का वादा किया। और एक बात, चाची, अगर मेरे दादा दादी बीमार हों तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन ढोंगियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो बिना दवा लिए हर दिन बकवास करते रहते हैं। यदि बोधिसत्व वास्तव में कार्य करता तो मैं बहुत पहले ही भाग्यशाली बन चुका होता। मैं अब भी लिटिल डिजास्टर स्टार कैसे हो सकता हूँ, है ना आंटी? लिन युआन की आंखों में ठंडक की चमक देखकर लेडी माँ को पता चल गया कि वह ध्यान से बच नहीं पाई थी। लिन युआन ने वास्तव में उसे सुना था और जानबूझकर उसे चेतावनी देने के लिए इन शब्दों का उपयोग कर रहा था। लेडी माँ बनावटी मुस्कान के साथ तेजी से भाग गईं, यहाँ तक कि जल्दबाजी में उनका एक जूता भी छूट गया और जब तक वे नज़रों से ओझल नहीं हो गईं तब तक उन्होंने उसे पहनने की हिम्मत नहीं की। युआन बहन, तुम बहुत भयंकर हो। यहाँ तक कि बॉस, जो इतना दुर्जय है, भी आपके सामने पराजित है। जियो शितोहू ने प्रशंसा के साथ कहा। यद्यपि लेडी चेन उनकी प्रत्यक्ष चाची थी, लेकिन उनके चाचा लिन दाशुआन पुत्रवत नहीं थे और ईमानदारी से काम नहीं करते थे।
उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी चाची ने संपत्ति को अपने दोनों बेटों के बीच बांट दिया और छोटे बेटे के साथ रहने लगीं। लेकिन फिर भी वे बॉस से छुटकारा नहीं पा सके। लिन दाशुआन अभी भी पैसे के लिए अपनी जैविक मां के पास जाता था, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं होता था। यदि वह उसे नहीं देती तो वह मुसीबत खड़ी कर देता, जिससे तीसरी चाची के लिए शांति से रहना असंभव हो जाता। बड़ी बहन, मैंने तुम्हें फिर से परेशान कर दिया है, लिन वेई ने कहा। उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। लिन युआन ने उसके छोटे गाल को थपथपाते हुए उसे सांत्वना दी। मेरी बड़ी बहन घर पर एक नाजुक रत्न है, उसकी शादी एक अमीर परिवार में होने वाली है। बेशक आप उन नीच महिलाओं के स्तर तक नहीं गिर सकते। डरो मत, अगर कोई मुसीबत हो तो अपनी बड़ी बहन की तलाश करो। मैं तुम सब की रक्षा करूंगा, और मैं भविष्य में दूसरी बहन और बड़ी बहन की भी रक्षा करूंगी। जियो लिनशुंग ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मुट्ठियां लहराते हुए घोषणा की। लिन युआन दिल खोलकर हंसा। फिर अचानक उसने जियो लिनशुंग के पैर के पास एक हरे मेढक को उछलते हुए देखा और चिल्लाया, आह, एक मेढक! जियाओ लिनशुंग बहादुर हो सकती थी, लेकिन आखिरकार वह एक लड़की थी और ऐसे जीवों से काफी डरती थी। वह चीखी और अपनी बहन की बाहों में गिर पड़ी। लिन वेई और भी अधिक भयभीत हो गया, लेकिन जियो शितोऊ ने ताली बजाई और दिल खोलकर हंसा। याया अपनी बहनों की रक्षा करना चाहती है, फिर भी वह एक मेढक से डरती है। हाहा, कितना शर्मनाक है। लिन युआन जब हंस रही थी और अपनी बहन को शांत कर रही थी, तो इन मेंढकों को देखकर उसके दिमाग में पैसा कमाने का विचार आया। उस रात लिन युआन को अच्छी नींद नहीं आई। रात के खाने के बाद उसने लकड़ी जलाई और अपनी दो छोटी बहनों को लेकर एक तालाब के किनारे चली गई। असामान्य रूप से इस बार केवल लिन वेई ही अपने दुखी चेहरे के साथ नहीं थी, बल्कि जियो लिनशुंग भी थोड़ा सा उदास होकर आने से हिचकिचा रही थी। तो छोटी बहन को भी कुछ चीज़ों से डर लगता है ना? मुझे लगा कि वह निडर है। लिन युआन ने अपने कंधे पर छोटी बांस की टोकरी को संतुलित करते हुए मुस्कुराते हुए जियो लिनशुन को चिढ़ाया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी छोटी बहन, जो रसोई का चाकू पकड़ते समय भी पलक नहीं झपकाती, वास्तव में मेंढकों से डरेगी। यह अच्छी बात है कि उसने उस दिन वे दो सांप नहीं देखे। लिन वेई, जो एक तरफ खड़ी थी, उसने सबसे बड़ी बहन को पहले भी सांपों से निपटते देखा था। हालांकि वह मेंढकों से बहुत डरती नहीं थी, फिर भी उसे घृणा महसूस हुई। बड़ी बहन, ये मेढक, क्या हम वास्तव में इन्हें खा सकते हैं? मैं इन्हें नहीं खाऊंगी, मुझे ऐसा मत बनाओ। आह, हमें इन्हें खाना ही होगा। लिन युआन ने रसोई में लकड़ी जलाते समय बस मेढक पकाने का जिक्र किया था, और उसने उम्मीद नहीं की थी कि लड़की इसे दिल पर लेगी। मेढक खाने की बात सुनकर जियो लिनशुन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। हाँ, हम उन्हें खा रहे हैं। जैसी कि उम्मीद थी, लिन युआन ने अपनी बहनों की आंखें भय से चौड़ी होती देखीं। उन्हें मजाक में चिढ़ाने के बाद उसने मजाक करना बंद कर दिया और कहा, लेकिन ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। अपनी घृणित उपस्थिति के बावजूद ये चीज़ पकने पर वास्तव में काफ़ी स्वादिष्ट होती है। कल जब मैं शहर जाऊंगा तो इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इन्हें खाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें पता है, अगर किसी दिन तुम्हें उत्सुकता हो और तुम कोशिश करना चाहो तो मुझसे भीख मांगने मत आना। ये लिन युआन का घमंड नहीं था, मेढक वास्तव में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उस समय लोगों को ये पता ही नहीं था कि वे खाने योग्य हैं। यदि वे ऐसा करते तो निश्चित रूप से हिट होते। अपनी बड़ी बहन से आश्वस्त होकर लिन वेई और उसकी बहन ने अब कोई उपद्रव नहीं किया। जब तक उन्हें खाने के लिए नहीं कहा जाता था, तब तक यही बात मायने रखती थी। जहां तक उनकी अपनी बड़ी बहन से भविष्य में उनके लिए खाना बनाने की विनती करने की बात है, वह दिन कभी नहीं आएगा। कदापि नहीं। बेशक इस दुनिया में कब कोई चीज़ पूर्ण रही है। जब तीनों बहनें पोखर के पास पहुंची तो उन्हें चारों ओर केवल अंधेरा ही दिखाई दिया। जुलाई का अंत था, आसमान में चांद नहीं था, लेकिन सौभाग्य से उनके पास जलाऊ लकड़ी थी। सबसे छोटी होने के कारण जियाओ लिनशुंग अपनी बड़ी बहन के लिए रोशनी प्रदान करने हेतु जलाऊ लकड़ी पकड़ने के लिए जिम्मेदार थी, जबकि लिन वेई, जो थोड़ी बड़ी थी और जिसने अपनी बड़ी बहन को सांपों से लड़ते देखा था, मेढक पकड़ने के लिए बांस की टोकरी पकड़ने के लिए जिम्मेदार थी। लेकिन वह अभी भी उन्हें नंगे हाथों से छूने से डर रही थी, इसलिए उसने पहले से ही दो छोटी छड़ियां ढूंढ ली थीं, ताकि वे मेंढकों को उठाकर टोकरी में रख सकें और उन्हें बाहर कूदने से रोक सकें। लिन युआन ने टोकरी के लिए एक छोटा सा पर्दा भी बनाया था, जिसमें मेंढकों को रखते समय केवल थोड़ा सा खोलने की जरूरत थी। यद्यपि रात हो चुकी थी, परंतु गर्मियों में पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। लिन युआन, जिसने पुआल के सैंडल पहन लिए थे और अपनी पैंट को पैरों में लपेट लिया था, पूरे जोश के साथ पानी में उतरी। रात शांत थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश होने वाली है, और मेढक शायद ही कभी टर्राते थे, केवल कभी कभी रिबिट रिबिट ध्वनि निकालते थे। फिर भी जब आग की रोशनी घास पर पड़ी तो लिन युआन स्पष्ट रूप से मोटे तैलीय हरे मेंढकों को देख सका। वह बहुत खुश थी।
मानो उसकी आंखों के सामने तले हुए मेढक, सूखे बर्तन में पकाए गए मेढक और मसालेदार सुन्न करने वाले मेढक की प्लेटें नाच रही हों। इस विचार से वह और भी उत्साहित हो गई और ध्यानपूर्वक निशाना साधते हुए तेजी से दोनों हाथों से उन्हें पकड़ लिया। हालांकि या तो मेढक जानबूझकर उसका विरोध कर रहे थे या फिर उसे यह पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि अपने अथक प्रयासों के बावजूद वह कुछ भी नहीं पकड़ पाए। दूसरी ओर जियाओ लिनशुन को यह मज़ेदार लगा और वह हंसते हुए बोला, बड़ी बहन, आप बहुत अनाड़ी हैं। तुमने उन सबको भागने दिया। लिन वेई ने भी अपना मुंह ढक लिया और खिलखिला उठी। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए लिन युआन निराश नहीं हुई। उसने अपना बाहरी वस्त्र उतारा, उसे इधर उधर मोड़ा और उससे एक साधारण जाल बनाया। इसके लिए उसने केवल अपने छोटे हाथों को और मेंढकों को, जो जल्दबाजी में पकड़ने के लिए बहुत बड़े थे, दोषी ठहराया। इसके साथ ये काम करना चाहिए। चूंकि वहां केवल वे 3 लोग थे और आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसे केवल अपनी बनियान पहने हुए देखे जाने का डर नहीं था। सचमुच कड़ी मेहनत का फल मिलता है। इस बार लिन युआन ने बिना कोई प्रयास किए ही एक मेढक पकड़ लिया। उसे भागने से रोकने के लिए उसने जल्दी से उसके पैरों को घास की 2 पत्तियों से बांध दिया और फिर उसे किनारे पर फेंक दिया। ये देखकर कि आखिरकार कोई ना कोई जाल तो है ही, लिन वेई ने जल्दी से एक छोटी सी छड़ी उठाई, उस मोटे मेढक को, जो अभी भी अनिच्छा से छटपटा रहा था, चुटकी काटी और उसे बांस की टोकरी में फेंक दिया। एक कैच के साथ लिन युआन का उत्साह बढ़ गया। उसने एक ही बार में 5 या 6 मेढक पकड़ लिए। हालांकि उनके पैरों को घास से बांधना वास्तव में समय की बर्बादी थी, इसलिए लिन युआन ने लिन वेई को अपने पास बुला लिया। जब भी वह मेढक पकड़ती तो उसे सीधे लिन वेई के हाथ में पकड़ी बांस की टोकरी में फेंक देती। इससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत हुई। यद्यपि लिन वेई मेंढकों से भरे उस गड्ढे के पास जाने से हिचकिचा रही थी, लेकिन इसका मतलब था कि अब उसे उन मुड़ते हुए मेंढकों को छड़ी से नहीं दबाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ पैसे कमाने के लिए लिन वेई ने खुद को तैयार किया और बिना पुआल के सैंडल के अंदर जाने में कोई आपत्ति नहीं की। वह अपने कपड़े के जूते पहने हुए सीधे पोखर में कूद गई। लिन युआन ने मुड़कर प्रशंसा में मुस्कुराया। पता चला कि इस छोटी सी लड़की में प्रतिस्पर्धा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तीनों बहनें मेढक पकड़ते पकड़ते और अधिक उत्साहित होती गईं। यहाँ तक कि जियो लिनशुंग भी मशाल पकड़े हुए इधर उधर कूद रही थी और अपनी बड़ी बहन को बता रही थी कि मेढक कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा मेढक कहाँ हैं और कौन सा बड़ा मेढक जल्दी से पकड़ना है। थोड़ी ही देर में उन्होंने 3-4 दर्जन मेढक पकड़ लिए। ये देखकर कि लिन वेई को बांस की टोकरी पकड़ने में परेशानी हो रही थी, लिन युआन को पता चल गया कि उस दिन उन्होंने अच्छा काम किया है। वह सीधी खड़ी हो गई, अपनी पीठ पर तब तक जोर जोर से मालिश की जब तक कि वह फिर से अपनी जैसी न लगने लगी। अपने चेहरे से पसीना पोंछा और आवाज़ लगाई, साथियों चलो। उसकी बहनें उसकी बात सुनकर खुश हो गईं और दिल खोलकर हंसने लगीं। अपने औजार उठाकर घर के रास्ते में खुशी खुशी बातें करने लगीं। पूरे रास्ते उनकी हंसी हवा में गूंजती रही। घर वापस आकर लिन वेई अपने जूते धोने चली गई। मूलतः परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक जोड़ी जूते थे, इसलिए उसे रात में उन्हें साफ करना पड़ता था, अन्यथा अगले दिन पहनने के लिए उसके पास जूते नहीं होते थे। जियो लिनशुन खेलते खेलते थक गई थी और वापस आते ही सो गई। हालांकि लिन युआन तुरंत बिस्तर पर नहीं गया। घर लौटते समय उसने अनायास ही बहुत सारी पतली घास की पत्तियां तोड़ लीं। अब वह उन्हें भान की महीन रस्सियों में बदल रही थी, फिर मेंढकों के पैरों को एक साथ बांध रही थी और उन्हें रस्सी से बांध रही थी ताकि रात में उछलते कूदते जीव भाग न सकें। फिर भी उसने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बांस की टोकरी के मुंह को 2 लकड़ी के स्टूलों से ढक दिया। रात बिना किसी घटना के बीत गई और अगले दिन लिन युआन फिर से जल्दी उठ गया। व्यायाम करने के बाद उसने मेंढकों को पैक किया और उन्हें ताजी घास की एक मोटी परत से ढक दिया, जिसके ऊपर उसने सूखे गोजी बेरीज रख दिए। गोजी बेरीज को साफ सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया था। चूंकि घर पर कोई नया कपड़ा नहीं था, इसलिए उसने पहले से मौजूद कुछ खुरदुरे कपड़ों को धोकर सुखा लिया था। लिन परिवार के घर से शहर तक पैदल जाने में आधा घंटा लग गया, इसलिए ये सब तैयार होने के बाद लिन युआन नाश्ते के बारे में परेशान नहीं हो सका और बस जाने के लिए बांस की टोकरी उठा ली। लिन वेई उसके पीछे दौड़ा और उसके हाथों में 2 मकई के आटे के पैनकेक थमा देने पर जोर दिया, साथ ही उसके साथ खाने के लिए तिल का नमक भी लाना याद रखा। वह गांव के प्रवेश द्वार पर एर शुवान से मिलने के लिए सहमत हो गई थी। लिन युआन जल्दी आ गया। लिन फुगुई, जो गाड़ी चला रही थी, एक ववोटो को कुतर रही थी और दूर से ही उसका अभिवादन किया। युवान भी शहर जा रही है। लिन युआन ने चाचा को पुकारा और बैलगाड़ी पर चढ़ते हुए मुस्कुराई, मैं बाजार जा रही हूँ। लिन फुगुई लैन हुआ के पिता थे। चूंकि लिन परिवार का परिसर शहर से दूर था और उनके पास एक बूढ़ा बैल था, इसलिए उसने पैसे कमाने का एक तरीका निकाला। हर सुबह वह गांव के प्रवेश द्वार पर अपनी बैलगाड़ी के साथ इंतजार करता था। अगर किसी को शहर जाना होता था तो वह प्रति यात्रा एक वेन मनी के हिसाब से उसकी बैलगाड़ी पर सवार हो सकता था।
लिन युआन गाड़ी पर चढ़ी और लिन फुगुई को देने के लिए अपनी जेब से 1 वेन मनी निकाली, लेकिन उसने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लिन युआन अपनी बेटी के बहुत करीब था, लेकिन अतीत में लिन जियाक्सन अक्सर अपने परिवार के लिए कुर्सियों और स्टूलों की मुफ्त मरम्मत करता था। फिर भी लिन युआन को लगा कि वह भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकती। गाड़ी पर सवार सभी लोग एक ही गांव से थे, और अगर उसने एक मिसाल कायम की तो भविष्य में लिन फुगुई के लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। लिन युआन के पैनकेक खत्म करने के बाद लिन एशुआन भी अपने औजार लेकर आ गया। वह बहुत ज्यादा बात करने वाला व्यक्ति नहीं था, और लिन युआन को देखकर वह बस मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये देखते हुए कि यह समय आ गया है, लिन फुगुई ने अपना कोड़ा चलाया और धीरे धीरे बैल को आगे बढ़ाया। रास्ते में उन्हें पड़ोसी गांवों के कई लोग सवारी का इंतजार करते मिले। कुछ ही देर में गाड़ी पर काफी भीड़ हो गई, जिसमें अधिकतर महिलाएं थीं जो सामान बेचने के लिए बाजार जा रही थीं। जब वे एकत्र हुए तो बातचीत बढ़ गई। बांस की टोकरी में बैठे मेंढकों को भी भीड़ का एहसास हुआ होगा, और वे अचानक टर्राने लगे। एक बार जब एक ने टर्राहट की तो दूसरा भी उसके पीछे आ गया। यद्यपि वे पिछली रात की यातना से थक चुके थे, फिर भी वे जीवित थे और काफी शोर मचाने लगे, जिससे जल्द ही जीवंत बातचीत दब गई। उसके अपने गांव के लोगों ने लिन युआन से बात करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसके द्वारा अपने चाचा को काटने और लेडी चेन को पीटने की कहानी पूरे गांव में फैल गई थी, और लिटिल डिजास्टर स्टार के रूप में प्रतिष्ठा के साथ लोगों ने इस भयंकर लड़की से दूरी बनाए रखी। हालांकि पड़ोसी गांवों से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने केवल अफवाहें सुनी थीं और उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने खड़ी विनम्र लड़की ही वह लड़की है जिसके बारे में बात की जा रही थी। उत्सुकतावश एक महिला ने उससे पूछा, युवती, उस बांस की टोकरी में क्या है? स्पष्टतः मेढक टर्रा रहे थे, फिर भी महिला ने पूछा कि वह क्या है। लिन युआन जानती थी कि वह समझ गई है, लेकिन वह इसे सीधे तौर पर कहने में शर्मिंदा थी, क्योंकि एक छोटी लड़की का मेंढकों को अपने साथ लेकर घूमना कुछ चौंकाने वाला था। बहन, मैंने यहाँ मेढक पकड़े हैं जो मेरी छोटी बहनों के खेलने के लिए हैं। आज सुबह जब मैं घर से निकली तो जल्दी में थी और उन्हें बाहर ले जाना भूल गई। वहाँ उसके अपने गांव के लोग भी थे, इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि वह उन्हें बेचने जा रही थी। वैसे भी ये लोग उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे और मानते थे कि वह सचमुच मेंढकों के साथ खेलने वाली लड़की है। पूछताछ करने वाली बहन को स्पष्ट रूप से उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह दोबारा पूछने ही वाली थी कि तभी लिन परिवार के परिसर की एक महिला ने चुपचाप उसकी आस्तीन खींची और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। निश्चित रूप से बहन ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा, और यहाँ तक कि लिन युआन को देखने का उसका नजरिया भी बदल गया। कुछ ही देर बाद गाड़ी पर बैठी महिलाओं ने फिर से बातचीत शुरू कर दी, लेकिन इस बार आवाज धीमी थी और बातचीत उसके इर्द गिर्द केंद्रित थी। लिन युआन उनकी तुच्छ बातों से परेशान नहीं होगा। अपनी आंखें बंद करके वह अपने पिछले जीवन में बनाए गए विभिन्न व्यंजनों को याद करने लगी। यह एक ऐसा व्यायाम था जो वह हमेशा करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह बहुत व्यस्त थी। अब चूंकि उसके पास समय था, तो यह समीक्षा के लिए एकदम उपयुक्त था। लिन युआन को अभी तेल में ब्रेस्ड झींगा की रेसिपी याद आई ही थी कि तभी उसने महसूस किया कि बैलगाड़ी धीरे धीरे रुक गई है। लिन फुगुई की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची, मैं दोपहर को गांव लौटाऊंगा। अगर किसी को वापस जाना हो तो पहले ही यहाँ आ जाए। गाड़ी पर बैठी महिलाओं ने जोर से कहा और अपने अपने गंतव्य की ओर चली गईं। वे आमतौर पर केवल सुबह के बाजार में ही सामान बेचती थीं और अपने आदमियों के लिए खाना बनाने के लिए उन्हें दोपहर तक घर लौटना पड़ता था। हालांकि लिन एशुआन दोपहर को वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसका बधाईगिरी का काम पूरा दिन ले लेगा। लिन एशुआन बैलगाड़ी से उतरा, अपने औजार उठाए और लिन युआन की ओर इशारा करते हुए एक दिशा में कहा, लोहार की दुकान उधर है। लिन युआन ने जवाब दिया और अपनी छोटी बांस की टोकरी उठाकर उसके पीछे चल पड़ी। जैसे ही वे चल पड़े, लिन एशुआन ने उसे शहर के फाटक तक जाने वाले रास्ते को याद रखने की याद दिलाई। जब उसने कहा कि वह शहर में घूमना चाहती है, तो उसने कहा, यदि आपको शहर के द्वार तक वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो बस ओल्ड आयरन हेड ब्लैकस्मिथ शॉप के बारे में पूछ लें। ओल्ड आयरन हेड आपको वहां ले जाएगा। रास्ते में लिन एशुआन के निर्देशों को सुनते हुए वे धीरे धीरे लोहार की दुकान पर पहुंचे, एक ऐसी जगह जो मुख्य सड़क के पूर्वी छोर पर ढूंढना मुश्किल नहीं था। यद्यपि अंदर केवल ओल्ड आयरन हेड ब्रदर्स ही काम कर रहे थे, लेकिन लोहे के बर्तनों की प्रचुरता से यह स्पष्ट हो गया कि उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा था। अरे अंकल आयरन हेड, लिन एशुआन ने ऊंची आवाज में पुकारा और काले चमड़ी वाले नंगे पीठ वाले बूढ़े आदमी ने अपना काम बंद कर दिया। उसने ऊपर देखा और अपनी छाती पर बंधे रुमाल से पसीना पोंछा। उसकी आवाज कठोर लेकिन दोस्ताना थी। एशुआन, क्या हुआ? आज आप किस तरह का उपकरण बनवाना चाहते हैं? लिन एशुआन ने अपना हाथ हिलाया और लिन युआन की ओर इशारा किया जो चुपचाप उसके पास खड़ा था। यह मैं नहीं हूँ, ये युवा लड़की है। अंकल आयरन हेड, ये दूसरे अंकल लिन की बेटी है।
जैसे ही ओल्ड आयरन हेड ने लिन जियाक्सिन का उल्लेख सुना, उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन वे जल्दी ही मंद हो गईं जब उसने कहा, तो तुम जियाक्सिन की लड़की हो? आह, तुम्हारे पिता का पैर। अंकल आयरन हेड, मेरे पिता अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन वह अभी घर पर सांचे में आकृतियां बना रहे हैं। चाचा, मैं मूनकेक पकाने के लिए एक ओवन बनाना चाहती हूँ, एक बड़ा ओवन, लिन युआन ने एक सौम्य मुस्कान के साथ अपना इरादा समझाते हुए कहा। ये सुनकर कि लिन जियाक्सिन ने खुद को कार्रवाई में झोंक दिया है, ओल्ड आयरन हेड ने निराश होना बंद कर दिया और उससे उस विशिष्ट आकार के बारे में पूछना शुरू कर दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। लिन युआन ने कुछ देर सोचा, क्योंकि उसे पता था कि अगर ओवन ठीक से बन गया तो वह इसका इस्तेमाल सिर्फ मूनकेक बनाने के लिए ही नहीं कर सकती, वह कई अन्य स्वादिष्ट पेस्ट्री भी बना सकती है। इसके अलावा उसने देखा कि ओल्ड आयरन हेड के पास वास्तव में कुशल लौहकार्य तकनीक थी, इसलिए उसने जो ओवन बनाया था वह निश्चित रूप से मजबूत और अच्छी तरह से इंसुलेटेड होगा। एक बड़ा सा टुकड़ा बनवाने का निर्णय लेते हुए लिन युआन सटीक माप नहीं बता सकी, इसलिए उसने अपने हाथों से मोटे तौर पर इशारा किया। सौभाग्य से ओल्ड आयरन हेड एक तेज तर्रार बूढ़ा आदमी था। एक नज़र देखने के बाद ही उसने उसकी ज़रूरतें नोट कर लीं। ठीक है, निश्चिंत रहो, मैं इसे तुम्हारे लिए 7 दिनों से भी कम समय में बना दूंगा। लिन युआन की मूनकेक पकाने के लिए ओवन का उपयोग करने की योजना के बारे में सोचते हुए ओल्ड आयरन हेड ने एक और सवाल पूछा, क्या आपको लोहे की प्लेट की भी आवश्यकता है? और चूल्हे का क्या हुआ? लिन युआन को तब तक इसका एहसास नहीं हुआ जब तक उसने इसका उल्लेख नहीं किया। वह स्टोव के बारे में जानती थी, लेकिन क्या उसमें ओवन के साथ लोहे की प्लेट का भी उपयोग किया जाता है? लिन युआन का हैरान चेहरा देखकर ओल्ड आयरन हेड दिल खोलकर हंसा। तुम्हें ओवन का उपयोग करना भी नहीं आता और फिर भी तुम मूनकेक बनाने की बात कर रहे हो? हाँ हाँ। लिन युआन ने शर्म से अपना सिर खुजलाया। यद्यपि लिन जियाक्सिन ने पहले भी भट्टियां देखी थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है, लेकिन एक आजीवन लोहार के रूप में ओल्ड आयरन हेड स्वाभाविक रूप से समझ गया। उन्होंने तुरंत उसे समझाया, ओवन का उपयोग करते समय आपको स्टोव पर एक लोहे की प्लेट रखनी होगी और फिर उसके ऊपर ओवन रखना होगा। इस तरह ओवन समान रूप से गर्म होगा और आप जो भी पकाएंगे वह स्वादिष्ट होगा। इसके अलावा ये सबसे अच्छा होगा यदि लोहे की प्लेट ओवन से थोड़ी बड़ी हो। अब वह समझ गई। लिन युआन ने तुरंत एक लोहे की प्लेट का भी अनुरोध किया और चून की लोहार की दुकान में बिक्री के लिए स्टोव भी थे, इसलिए उसने अपने ऑर्डर में एक जोड़ दिया। कुल मिलाकर इन वस्तुओं की कीमत काफ़ी अधिक होगी। लिन युआन ने कीमत के बारे में पूछताछ की तो पाया कि आमतौर पर खुश रहने वाले ओल्ड आयरन हेड ने अचानक कठोर चेहरे से कहा, तुम क्या बात कर रहे हो बच्चे? आपके पिता मेरे लिए बहुत सारा व्यापार लाते थे और मैं सोच रहा था कि उनका कर्ज कैसे चुकाऊं। और यहाँ आप मुझे कुछ लोहे की प्लेटों के लिए भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बहुत भोले हो। लिन युआन ने उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ सोचा कि क्या सभी लोहार इतने जिद्दी होते हैं। हालांकि भुगतान करने से इनकार करना कोई विकल्प नहीं था, और वह ये भी समझती थी कि ओल्ड आयरन हेड ने स्वयं आयरन का उत्पादन नहीं किया था, इसे खरीदना पड़ा था। चाचा, मैं आपकी मजदूरी लागत के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि इन लोहे की प्लेटों की कीमत के बारे में पूछ रहा हूँ। लिन युआन ने हंसते हुए कहा, बेशक, मैं आपको सामान बनाने के लिए पैसे नहीं दूंगा, लेकिन लोहे की प्लेटें खरीदने में अभी भी पैसे लगते हैं, है ना? अंकल, अगर आप भुगतान करने से इनकार करते हैं तो मैं खुद जाकर एक प्लेट खरीद लूंगा और आपके काम के लिए ले आऊंगा। उसके शब्दों से ओल्ड आयरन हेड को खूब हंसी आई और लिन एयरशुवान भी खुशी से हंसने लगा। इतना कहने के बाद ओल्ड आयरन हेड के पास चांदी स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि चून की ओवन बड़ा था और उसे एक अतिरिक्त लोहे की प्लेट और एक बड़े स्टोव की आवश्यकता थी, इसलिए लागत केवल एक तैल चांदी की नहीं थी जैसा कि उसके पिता ने बताया था, बल्कि 2 तैल चांदी की थी। पैसे चुकाने के बाद लिन युआन की जेबें अब खाली हो गई थीं। उसने अपनी बांस की टोकरी को अपनी पीठ पर उठाया और महसूस किया कि उसे जल्दी से कुछ पैसे कमाने के लिए एक रेस्तरां ढूंढना होगा। इस शहर को झूमा टाउन कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि पिछले राजवंश के एक सम्राट ने एक बार अपनी यात्रा के दौरान यहाँ विश्राम किया था। सम्राट ने यहाँ विश्राम करने का जो कारण चुना वह आश्चर्यजनक रूप से एक स्वादिष्ट व्यंजन के कारण था जिसकी ओर वे आकर्षित थे। बड़े संतोष के साथ इसे खाने के बाद सम्राट ने इस व्यंजन को एक नाम दिया, फोर्ट जॉयस फॉर्चून बैग। बाद में फूमन बिल्डिंग ने फोर्ट जॉयस फॉर्चून बैग को अपने विशिष्ट व्यंजन के रूप में स्थापित करके अपनी पहचान बनाई और बाद में कई अन्य शहरों में इसकी शाखाएं खोलीं। लिन युआन को नहीं पता था कि फोर्ट जॉय फॉर्चून बैग वास्तव में क्या था, क्योंकि सिग्नेचर डिश होने के नाते ये काफ़ी महंगा था। आखिरकार सम्राट ने जो कुछ भी खाया होगा उसकी कीमत स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होगी। हालांकि पाककला के प्रति गहरी रुचि के कारण लिन युआन इस व्यंजन के बारे में बहुत उत्सुक था। यदि उसे कभी अवसर मिला तो वह अवश्य ही स्वयं इसका स्वाद लेना चाहेगी, एक झलक मात्र से ही वह संतुष्ट हो जाएगी।
जैसा कि लिन जियाक्सन ने कहा था, फूमन बिल्डिंग मुख्य सड़क के सबसे व्यस्त हिस्से में स्थित थी। सौभाग्य से अभी भोजन का समय नहीं हुआ था, इसलिए रेस्तरां में मूलतः कोई भी भोजन करने वाला नहीं था। केवल कुछ दुकान सहायक ही मेजें पहुंच रहे थे और कटोरे और चॉपस्टिक्स को व्यवस्थित कर रहे थे। इस प्रकार जब लिन युआन मोटे कपड़े पहने और एक छोटी बांस की टोकरी लेकर फूमन बिल्डिंग में दाखिल हुई तो उसने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। मिस, क्या आप यहाँ भोजन करने आई हैं या रुकने के लिए? दुकान सहायक ने कंधे पर एक सफ़ेद कपड़ा तौलिया डालते हुए और गर्मजोशी से उनका अभिवादन करते हुए पूछा। यद्यपि वह एक नज़र में बता सकता था कि लिन युआन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो फूमन बिल्डिंग का खर्च उठा सके, फिर भी उसने अपनी व्यावसायिक नैतिकता के कारण विनम्रता से पूछताछ की। दुकान सहायक की बातें सुनकर लिन युआन चुपचाप फूमन बिल्डिंग के व्यावसायिक दृष्टिकोण की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। बिना दिखावे के मेहमानों का स्वागत करना। ऐसा प्रतीत होता है कि फूमन बिल्डिंग की सफलता सिर्फ 100 साल पुराने फोर्ट जॉयस फॉर्चून बैग के कारण नहीं थी। दुकान सहायक लिन युआन ने पूछा, क्या आप अपने रेस्तरां में मेढक बेचते हैं? मेढक? असली मेढक? दुकान सहायक को आश्चर्य हुआ कि यह युवा लड़की वास्तव में भोजन करने के लिए यहाँ थी, लेकिन इस तरह का मेनू आइटम बल्कि चौंकाने वाला। दुकान सहायक ने अपना सिर हिलाया। लिन युआन मन ही मन खुश हुआ। दुकान सहायक, क्या आपका दुकानदार आसपास है? मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया डिश है जिसे मैं चाहूँगा कि वह ज़रूर चखें। यह दुकान सहायक को स्पष्ट रूप से इस तरह के घटनाक्रम की उम्मीद नहीं थी। हालांकि अपने सामने खड़ी युवा लड़की को देखकर, जो बहुत सुंदर थी, उसकी आंखें साफ थीं और मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी, वह उसे सीधे मना नहीं कर सका और उसे निराश नहीं कर सका। इसलिए उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे एक क्षण दीजिए मिस, हमारा दुकानदार ऊपर ही है, मैं जाकर पूछूंगा। लिन युआन मददगार दुकान सहायक के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था। वह थोड़ी देर ही रुकी थी कि उसने उसे ऊपर से नीचे आते देखा, जो दूर से उत्साह से उसकी ओर हाथ हिला रहा था। वह जानती थी कि यह एक आशाजनक संकेत है। मिस, हमारा दुकानदार आपको ऊपर बुला रहा है, दुकान सहायक ने और भी उत्साह से कहा। उसकी पीठ पर बड़ी बांस की टोकरी देखकर उसने उसे उससे लेने का प्रयास किया, लेकिन लिन युआन को दूसरों द्वारा अपनी चीजें संभालने की आदत नहीं थी और उसने विनम्रता से मना कर दिया। दुकान सहायक ने बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा और धीरे से उससे कहा, तुम्हारी टाइमिंग एकदम सही है, हमारे बॉस भी आज यहाँ हैं। उसे अच्छा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आपका व्यंजन उसे संतुष्ट कर सकता है तो। दुकान सहायक ने अंगूठा दिखाया, जिसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। हालांकि लिन युआन को उम्मीद थी कि दुकानदार उसका स्वागत करेगा, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उनके बॉस भी वहां मौजूद होंगे। हालांकि दुकान सहायक ने जो कुछ उसे बताया था उसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता था कि बॉस खाने के बहुत शौकीन थे। यदि वह आज यह व्यंजन अच्छी तरह से तैयार कर सके तो शायद वह भाग्यशाली होगी। दूसरी मंजिल स्पष्ट रूप से अधिकारियों और कुलीन लोगों के भोजन के लिए बनाई गई थी, जो कि अलग अलग सजावट से स्पष्ट है। लिन युआन दुकान सहायक के पीछे पीछे सबसे दूर पूर्व दिशा में स्थित कमरे में गया, जो और भी अधिक सुंदर था। दरवाज़ा बंद था और खटखटाने की बजाय दुकान सहायक द्वार पर आदरपूर्वक खड़ा रहा और थोड़ा झुककर बोला, दुकानदार लियू, युवती आ गई है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जल्द ही एक मोटे मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने दरवाज़ा खोला, जिसका चेहरा दयालु था, लेकिन आंखें एक व्यापारी की चतुराई से चमक रही थीं। दुकानदार लियू ने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल मुस्कुराकर उसका जायजा लिया और फिर कमरे में उसका स्वागत किया।